नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। सारे देशवासियों को, उनको जो इस पवित्र जमीन पर रहते हैं, उनको जिनका इस पवित्र जमीन से कोई भी वास्ता है, चाहे वो धरती के किसी भी महाद्वीप पर बसे हों, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज अगस्त क्रांति की 75वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त की मीटिंग के बाद महात्मा गांधी ने, बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। यह सबको पता है कि 9 अगस्त का आंदोलन शुरू होने से पहले ही 8 अगस्त की रात को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस वजह से नेता विहीन ये आंदोलन हर नागरिक का आंदोलन बन गया था। इस अवसर पर संसद का विशेष सत्र चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। प्रधान सेवक की बात सुन लेते हैं, फिर अपनी अगली बड़ी पॉलिटिकल किस्से की सीरीज का ऐलान करते हैं, जिसका हमने वायदा किया था। प्रतीक्षा, आवाज दीजिए। के लिए गर्व कर सकता है वॉल्यूम। और उसको हमने देखा कि एक बार भारत आजाद हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिषेधवाद के सारे लोगों के झंडे फहरते गए और आजादी सब दूर पहुंचने लगी। कुछ ही वर्षों में दुनिया के सारे देशों आजादी प्राप्त हो गई और ये काम, और ये इससे बताता है कि ये भारत की इच्छा शक्ति का, प्रबल इच्छा शक्ति का एक उत्तमोत्तम परिणाम था। हमारे लिए सबक यही है कि जब हम एक बन करके, संकल्प लेकर के, पूरे सामर्थ्य के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाते हैं, तो ये देश की ताकत है कि हम देश को संकटों से बाहर निकाल देते हैं, देश के को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल सकते हैं, देश को नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इतिहास ने बचाया है और इसलिए उस समय इस पूरे आंदोलन को और पूज्य बापू के व्यक्तित्व को लगते हुए राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है, बापू का सामर्थ्य क्या है उसको प्रकट करती है। उस कविता में उन्होंने कहा था, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी और, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृढ़ उसी और। जिस तरफ गांधी के 2 कदम चढ़े देते थे, उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि टिक जाती थी, उधर करोड़ों करोड़ आंखें देखने लग जाती थी। और इसलिए इस महान व्यक्तित्व ने, लेकिन आज जब हम 2017 में हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारे पास गांधी नहीं है। आज हमारे पास उस समय जो ऊंचाई वाला नेतृत्व था, वो आज हमारे पास नहीं है। लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के विश्वास के साथ बैठे हुए हम सब लोग मिलकर के उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, तो मैं मानता हूं कि गांधी के सपनों को, स्वतंत्र सेनानियों को सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं है। और आज का ये अवसर इसी बात के लिए हमें उस समय भी जो वैश्विक हालत थे 1942 में, भारत की आजादी के लिए बड़े अनुकूल माहौल था। जो भी उस इतिहास से परिचित है उनको मालूम है। मैं समझता हूं आज फिर से एक बार 2017 में, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वो अनुकूलता है जो भारत के लिए बहुत सानुकूल है, और उस अनुकूल व्यवस्था का फायदा हम जितना जल्दी उठा दें, जैसे उस समय विश्व के कई देशों के लिए हम प्रेरणा का कारण बने थे, अगर आज हम मौका ले लें तो आज फिर से एक बार हम विश्व के कई देशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। ऐसे मोड़
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के विशेष सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए नए भारत का 2017 के भारत का आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी की प्रेरणा से उस वक्त न सिर्फ भारत की आजादी का आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, बल्कि पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ माहौल तैयार हुआ, वैसी ही स्थितियां आज की तारीख में है और भारत को फिर से प्रेरणादायी नेतृत्व देने की जरूरत है। क्या था ये भारत छोड़ो आंदोलन? क्या हुआ था मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में? उस मैदान में जहां पर मुंबई के ग्वाले अपनी गायों को, अपनी भैंसों को ले जाते थे, जिसके चलते उस मैदान का नाम गवालिया टैंक मैदान पड़ा। वहां पर जो लाखों की भीड़ जुटी थी, उसको 9 अगस्त की सुबह नेताओं की गिरफ्तारी के अलावा और क्या सुनने को मिला? और जब पहली पंक्ति के नेता यानी कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी गिरफ्तार हो गए, तो दूसरी बात कौन सी थी जिसने अपने कांधों पर झंडा ढोया और आंदोलन को जारी रखा? ये थे उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। तब ये दूसरी पात के नेता थे, तब ये युवा नेता थे। लेकिन मामले की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को नहीं हुई थी। इसकी प्रस्तावना तो 1885 में उसी मुंबई में रची जा चुकी थी जहां पर कांग्रेस का गठन हुआ था। इटावा के कलेक्टर रहे एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई थी तो उन्हें लगा था कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ असंतोष को अपने भीतर ढांपने की शक्ति लिए एक संगठन होगा, जहां पर लोग अपनी बातों को जाहिर करेंगे, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और संतोष का वही समाधान कर दिया जाएगा। इसके लिए सेफ्टी वॉल्व टर्म का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कांग्रेस को गांधी के पहले के नेताओं ने, तिलक ने, गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने आजादी के आंदोलन का एक अचूक हथियार बना दिया। गांधी वापस आए, गांधी धीमे धीमे कांग्रेस में मजबूत हुए और फिर आया, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बताऊं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत कहा गया कि सीमित संख्या में ही सही देश के नागरिकों को कुछ विधायी शक्तियां दी जाएं। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई, कई राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में कैबिनेट का गठन हुआ और इसी दौर में सुभाष बाबू 1938 में कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1939 में 1 सितंबर को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले एक युद्ध कांग्रेस के भीतर शुरू हो चुका था। यह युद्ध था कांग्रेस के भीतर के वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच का। इससे पहले कि आपके जेहन में किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हो, कांग्रेस के उस वक्त का चरित्र समझ लें। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। आप हिंदू महासभा के सदस्य होकर भी कांग्रेसी रह सकते थे, आप समाजवादी ब्लॉक का हिस्सा होकर भी कांग्रेसी रह सकते थे और आप कम्युनिस्ट होकर भी कांग्रेसी रह सकते थे। यह था कांग्रेस का चरित्र। 1938 में सुभाष बाबू अध्यक्ष बने, जैसा मैंने पहले बताया। 1939 में सुभाष बाबू ने इरादा जाहिर किया कि वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस में बड़े बदलाव की बात कही। उन्होंने कांग्रेस में उन लोगों के खिलाफ निशाना साधा जो थोड़ा सा समझौतावादी रुख रख रहे थे या जो संसदीय प्रणाली के जरिए चुनाव में जीतकर और फिर प्रशासन में अपनी सीमित हिस्सेदारी के जरिए अपने आप को सशक्त पा रहे थे। ऐसे में नेहरू तो एक किनारे खड़े रहे, क्योंकि वो द्वंद्व में थे कि सुभाष के साथ जाएं या गांधी के खेमे के साथ। आज के भारत में ये सोचना थोड़ा सा गफलत भरा लगता है, क्योंकि नेहरू बनाम सुभाष की लड़ाई को अलग अलग खेमे अलग अलग ढंग से प्रायोजित करते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। बल्कि ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो तब तक नेहरू का पलड़ा थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस की तरफ झुका हुआ था। जनवरी में कांग्रेस के चुनाव होते हैं अध्यक्ष के लिए और सुभाष बाबू गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुनाव जीतते हैं। इसके बाद गांधी कहते हैं कि शायद मेरे फैसले, शायद मेरे नेतृत्व का वक्त बीत चुका है। अब मैं चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस अपने विचारों के हिसाब से कांग्रेस की कार्य समिति का गठन करें। लेकिन नेहरू और दूसरे नेता कहते हैं कि सुभाष बाबू को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसे में मार्च में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जहां पर भारी विवाद के बीच सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं। मई में वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं और जुलाई में एक पार्टी विरोधी बयान के चलते उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है।
सितंबर में विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग हुई, जिसमें इस बात पर विचार विमर्श हुआ और बहुत गर्मा गर्म बहस हुई कि अब आगे कांग्रेस की रणनीति क्या हो। गांधी का कहना था कि हमें जिन देशों ने उपनिवेश बना रखा है वो खुद इस वक्त एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं फांसीवाद के खिलाफ, ऐसे में उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना या कोई भी आंदोलन शुरू करना मुफीद नहीं होगा। हालांकि गांधी ने यह भी कहा कि ब्रिटिशर्स का नैतिक आधार कमजोर है इस लड़ाई में, और गांधी ने इस बात की भी आलोचना की ब्रिटिश सरकार की कि उन्होंने भारत की रजामंदी के बगैर भारत को युद्ध का हिस्सा घोषित कर दिया। उधर सुभाष और नेहरू जैसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अब आंदोलन शुरू करने का वक्त आ गया है। ये सारा सिर फुटअव्वल चलता रहा, आंदोलन की तैयारी चलती रही। बाद में आंदोलन की तैयारी के ही क्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, पंडित नेहरू दूसरे, और 25,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। उसके बाद आया 1942 का दौर, जब यह समझ में आ गया कि ब्रिटिश कमजोर पड़ रहे हैं इस लड़ाई में। उधर विंस्टन चर्चिल थे जो बार बार कह रहे थे कि मैं साम्राज्य का प्रधानमंत्री इसके टुकड़े करने के लिए नहीं बना हूं। ऐसे में जब कांग्रेस का एक धड़ा थोड़ा सा कमजोरी दिखाने लगा तो गांधी ने यह धमकी भी दी कि अगर आंदोलन शुरू नहीं किया तो मैं बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। कई इतिहासकार इसको ऐसे भी लिखते हैं कि गांधी ने कहा कि मैं गंगा की रेत से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। एक बार फिर से वर्धा में मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि अब बड़े पैमाने पर आंदोलन छोड़ने का वक्त आ गया है। 7 अगस्त को कांग्रेस की अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक शुरू हुई मुंबई में। ग्वालियर टैंक मैदान में उसकी जनसभाएं शुरू हुई, लाखों की संख्या में लोग उमड़े और वहीं पर गांधी ने वो भाषण दिया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन भाषण की शुरुआत में उन्होंने एक अहम बात कही। गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था, लगभग 1 दर्जन लोगों ने उसके विरोध में वोट डाला था। गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत उन लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए यह बात कहकर शुरू की कि सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। इतने दशकों के संघर्ष में हमने यही सीखा है कि यदि किसी विचार पर हमारा विश्वास अटल है तो हम कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो उस पर डटे रहें। उसके बाद गांधी ने वो प्रेरक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा, करो या मरो, या तो हम आजादी हासिल करेंगे या उसे हासिल करने की कोशिश में अपनी जान गंवा देंगे। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई। कोई भूमिगत रहकर रेडियो चला रहा था, कोई रेल की पटरियां उखाड़ रहा था। बलिया जैसे जिले थे जहां पर चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने सरकार स्थापित कर दी, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। यह देश के कई इलाकों में ऐसा हुआ। उधर तामलुक में जाति सरकार की स्थापना हुई जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते 3 वर्ष तक कायम रही। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद नए सिरे से चुनाव हुए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को नहीं माना गया, उसके बाद माउंटबेटन आए, 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया। एक लंबी कहानी है और हमें लगता है कि देशवासियों को यह कहानी नए सिरे से बताने का वक्त आ गया है और इसलिए लल्लन टॉप पॉलिटिकल किस्सों की अपनी पिछली सीरीज महामहिम के बाद ऐलान कर रहा है इस लाइव वीडियो में अपनी पॉलिटिकल किस्सों की अगली सीरीज का, जिसका नाम है अगस्त क्रांति। इसमें हम आपको बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमियों के बारे में, उन मसौदों के बारे में जिन पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में मीटिंग हुई, किस नेता ने क्या कहा, किसने किस पर क्या इल्जाम लगाए, किसको पार्टी से निकाला गया, किसको पार्टी में वापस लाया गया, जो पार्टी में नहीं थे पार्टी से बाहर थे वो क्या कर रहे थे, कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे, हिंदू महासभा के लोग क्या कर रहे थे, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, जिन्ना क्या कर रहे थे और ब्रिटिशर्स इस पूरी स्थिति पर कैसे नजर बनाए हुए थे। क्योंकि हालात तो एक वक्त ऐसे आ गए थे जब लग रहा था कि अपनी जेल यात्रा के दौरान उपवास पर बैठे गांधी मर जाएंगे और गांधी की मौत का इंतजाम ब्रिटिश सरकार ने अपने सैन्य दस्ते के जरिए कर दिया था। उन्होंने यह भी सोचा था कि एक दिन का शोक घोषित कर देंगे। उन्होंने यह भी इंतजाम कर लिया था कि एक विशेष विमान के जरिए गांधी का शव लाया जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह इस चौकन्ने राष्ट्रवादी ने ब्रिटिशर्स को छलावे में रखा क्योंकि उसके सामने देश की आजादी का सपना तैर रहा था। lallantop.com, thelallantop.com आपको अगस्त क्रांति में ये सारी कहानियां तफसील से बताएगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए भारत की आजादी के नायकों के बारे में आपका क्या सोचना है, उन घटनाओं के बारे में आपका क्या सोचना है
और आप आजादी के पर्व का ये अहम दिन 9 अगस्त 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ को कैसे मना रहे हैं। बुजुर्ग अपने घरों में इसके बारे में बात करें, औरतें, महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी हैं इसके बारे में बात करें। याद रखिए, जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो अपने भविष्य को रचने की क्षमता खो देती है। शुक्रिया।